प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। क्या? ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत, जिन्हें कि जॉन ऑस्टिन भी कहा जाता है, अर्थात जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत। संप्रभुता की अवधारणा का जब हम बहुत ही गंभीरता से अध्ययन करते हैं तो प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक रूप में संप्रभुता के ऊपर व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप में जो विचार दिए थे वो जॉन ऑस्टिन ने ही दिए थे, और जॉन ऑस्टिन ने वास्तविक रूप में कानूनी संप्रभुता का उल्लेख किया था। वैसे संप्रभुता के प्रकार के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप संप्रभुता के प्रकार नाम से अलग से वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैंने प्ले लिस्ट में अपलोड कर दी है। आज तो हम केवल जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत लेंगे, कारण क्योंकि वास्तविक रूप में, व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में संप्रभुता का जो सिद्धांत दिया है वो जॉन ऑस्टिन ने दिया है, और जॉन ऑस्टिन ने वास्तविक रूप में केवल कानूनी संप्रभुता को ही वास्तविक रूप में संप्रभुता की संज्ञा दी है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष के द्वारा दिए जाने वाले आदेशों को ही जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की संज्ञा दी है। खैर, इन बातों पर मैं चर्चा व्यापक रूप में करूंगा। तो सर्वप्रथम, प्रतिदिन मैं जो एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूं आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस, ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का या संप्रभुता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, जॉन ऑस्टिन को समझे उससे पहले मैंने यहाँ आपके लिए 1, 2 डायग्राम बनाए हैं, जिससे कि हम जॉन ऑस्टिन के प्रभुसत्ता के सिद्धांत को ठीक से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ नोट किया है, और देखो इसको समझना बेहद जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि कोई भी राजनीति विज्ञान की अवधारणा क्यों ना हो, मैं उसको इतनी गहराई में, गंभीरता से, उसके अंत स्तर तक जाकर के समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता न हो। यह मेरा भरसक प्रयास रहेगा। और मैं केवल BA फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या MA प्री फाइनल की बात ही नहीं, मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी को उपलब्ध कराऊंगा, और वह बिल्कुल निःशुल्क रूप में रखूंगा। चाहे मैं इसके ऊपर 5000 लेक्चर अपलोड कर दूंगा, लेकिन मैं विद्यार्थियों से किसी भी रूप में चार्ज नहीं लूंगा, मैं निःशुल्क रूप में सेवा दूंगा। ये बात आपको मैं बार बार कह चुका हूं, आज पुनः कह रहा हूं, और मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूंगा, इतना भरसक प्रयास करूंगा कि मैं राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत गोते लगाऊंगा, तैरूंगा, डूबूंगा। किसके लिए? मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये चाहिए कि मैं जिस रूप में आपको राजनीति विज्ञान समझाता हूं, उस रूप में आप राजनीति विज्ञान समझिएगा। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। यस डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है क्या कि बेटा, चूंकि हम राजनीति विज्ञान विषय का अध्ययन कर रहे हैं, और ऐसे विषय का अध्ययन कर रहे हैं जिसको कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में सुप्रीम साइंस की संज्ञा दी है, मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। अर्थात राजनीति विज्ञान को अरस्तु ने सर्वोच्च विज्ञान और स्वामी विज्ञान की संज्ञा दी है। तो हम एक सर्वोच्च विज्ञान की अवधारणाओं का अध्ययन कर रहे हैं, और सर्वोच्च विज्ञान की अवधारणा में हम प्रभुसत्ता की अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं। और ये एक अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है, जैसा कि जॉन लॉस्की ने कहा है, क्या कहा है कि वास्तविक रूप में, मतलब वैसे उसका पूरा नाम है H.J. लॉस्की, हेरल्ड जोसेफ लॉस्की ने अपनी पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के व्याकरण, स्पष्ट रूप में कहा है कि जब तक राजनीति विज्ञान में से संप्रभुता की अवधारणा को नहीं निकाल दिया जाएगा, तब तक दुनिया में से युद्धों को समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात सत्य है कि प्रभुसत्ता का रोल युद्धों में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, कभी मैं इसके ऊपर अलग से चर्चा करूंगा कि राष्ट्र राज्यों में प्रभुसत्ता का क्या महत्व होता है। तो ध्यान में बेटा, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय होता है राज्य। नोट करना है ये बात। धर्मेंद्र, जितेंद्र, योगेश, अमित, नोट कीजिएगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय क्या होता है बेटा? राज्य होता है। एक अलग बात है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रक्रियाओं का, राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, शक्ति, सत्ता, वैधता के ऊपर बल दिया जाता है। लेकिन चूंकि हम इस सार रूप में ले रहे हैं यहाँ, तो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का मुख्य विषय राज्य है। और आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्व माने जाते हैं। क्या क्या? जनसंख्या, निश्चित भूभाग,
सरकार और संप्रभुता। और जो चौथा तत्व होता है संप्रभुता, संप्रभुता राज्य निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है, जिसे कि वास्तविक रूप में राज्य की आत्मा कहा जाता है। जैसा मैंने नोट भी किया, यहाँ राज्य के 4 तत्वों में प्रमुख है, अर्थात जो प्रभु सत्ता होती है वह आधुनिक समय में राज्य निर्माण के 4 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य की आत्मा है। ये कौन? संप्रभुता राज्य की आत्मा है, मतलब प्रभु सत्ता को राज्य की आत्मा माना जाता है। क्यों? क्योंकि राज्य निर्माण के आधुनिक समय में जो 4 तत्व माने जाते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रभु सत्ता ही है। यदि किसी देश के अंतर्गत प्रभु सत्ता नहीं होगी, किसी राष्ट्र के पास प्रभु सत्ता नहीं होगी, तो उसको राज्य नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये बात सत्य है कि प्रभु सत्ता के बिना राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है, परंतु समुदाय, संगठन, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीय तक अस्तित्व हो सकता है। फिर मैंने यह संकेत दिया 7। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन भारत के अंतर्गत मनु, कौटिल्य और शुक्र ने, अर्थात मनु ने अपनी मनुस्मृति में है, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति सार के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य निर्माण के 7 तत्वों का उल्लेख किया है। कितने तत्वों का उल्लेख किया है? 7 तत्वों का उल्लेख किया है बेटा। और इस 7 तत्वों को ही इन्होंने तीन ही विचारकों ने सप्तांग सिद्धांत की संज्ञा दी है, अर्थात प्राचीन भारत के अंतर्गत राज्य निर्माण के 7 तत्व, 7 अंग या 7 प्रकृति मानी जाती थी, जैसा कि स्वामी, अमात्यपुर, राष्ट्रकोश, दंड या सेना और मित्र, ये 7 तत्व माने जाते थे। लेकिन आधुनिक समय में राज्य निर्माण के केवल 4 तत्व माने जाते हैं, जनसंख्या, निश्चित विभाग, सरकार और संप्रभुता। राज्य निर्माण के आधुनिक तत्वों के ऊपर भी मैं अलग से एक लेक्चर अपलोड करूंगा, जिससे कि मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इन चारों बातों को ठीक से समझ सके। यहाँ तो केवल आपको इतना ही ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद में जैसे मैंने यहाँ नोट किया 1947 का मतलब ये है कि भाई 1947 से पहले भारत वास्तविक रूप में एक राष्ट्र था, देश था, लेकिन राज्य नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास जनसंख्या भी थी, निश्चित विभाग भी था और सरकार भी थी, ब्रिटिश सरकार थी, लेकिन हम संप्रभु नहीं थे। हमारे पास वास्तविक रूप में जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति नहीं थी। हम ब्रिटिश संसद के अधीन थे, हमारे पास प्रभु सत्ता नहीं थी, इसलिए 1947 से पहले भारत एक राज्य नहीं था। अगली बात बेटा, राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है, ये आपको नोट करना है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। क्या? राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है, सुप्रीम पावर, राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो प्रभु सत्ता होती है। मैंने नोट किया, राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता होती है। अब प्रभु सत्ता के बारे में 2 दृष्टिकोण प्रचलित है, एक तो है एकत्ववादी दृष्टिकोण, दूसरा है अनेकवादी बहुलवादी दृष्टिकोण। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत एकत्ववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा। अब जॉन ऑस्टिन के सिद्धांत के बाद हम अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण आपको समझाएंगे बेटा, ठीक है। मतलब एकत्ववादी दृष्टिकोण के अंतर्गत वास्तविक रूप में राज्य को ही सब कुछ मान लिया जाता है, जबकि अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत समाज के अंतर्गत अन्य अनेकों समुदाय होते हैं, उनका भी अपना महत्व होता है, राज्य सब कुछ नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत, ये यहां से शुरू करेंगे। अभी जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत समझेंगे बेटा। जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत समझे उससे पहले आपको 3 बातें नोट करनी है, कानूनी प्रभु सत्ता, राजनीतिक प्रभु सत्ता और लोकप्रिय प्रभु सत्ता। बेटा वास्तविक रूप में जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है ये जॉन ऑस्टिन ने दिया है, अर्थात कानूनी प्रभु सत्ता का जो सिद्धांत दिया है वो जॉन ऑस्टिन के द्वारा दिया गया है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में राज्य ही कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है, अर्थात राज्य के द्वारा ही सर्वोच्च रूप में कानून बनाया जाता है या राज्य ही कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है, अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वही कानून होते हैं। ये बात की जॉन ऑस्टिन ने। अगली बात आती है बेटा राजनीतिक प्रभु सत्ता। राजनीतिक प्रभु सत्ता का सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा दिया गया है, जो एक संविधानवादी विचारक है, समझौतावादी विचारक है। और बेटा इन्होंने जो राजनीतिक प्रभु सत्ता का वास माना है वो निर्वाचक मंडल और राजनीतिक दल में माना है। मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, जैसे निर्वाचक मंडल और राजनीतिक दल, तो राजनीतिक दल और निर्वाचक मंडल में राजनीतिक प्रभु सत्ता का वास होता है। लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे राजनीतिक प्रभु सत्ता वास्तविक रूप में कानूनी प्रभु सत्ता को प्रभावित करती है, ये बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है वो राजनीतिक प्रभु सत्ता से प्रभावित होती है। और बेटा आगे है जो लोकप्रिय प्रभु सत्ता, लोकप्रिय प्रभु सत्ता इस राजनीतिक प्रभु सत्ता का विकसित रूप होती है। और लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब होता है जनता की शक्ति, मतलब अंतिम रूप में यहाँ पर जनता ही शक्तिशाली होती है, जनता में सर्वोच्च शक्ति होती है। और लोकप्रिय प्रभु सत्ता का जो सिद्धांत देने वाले हैं वो जीन जैक्स रूसो है, अर्थात रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात की है, तो ये बात आपको नोट करनी है। मैंने यहाँ पर लिखा विकसित रूप, मतलब राजनीतिक प्रभु सत्ता का विकसित रूप ही लोकप्रिय प्रभु सत्ता होता है। और बेटा जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है वो राजनीतिक प्रभु सत्ता से अवश्य प्रभावित होती है। ये तो कुछ सामान्य बात बताई है मैंने। अब शुरुआत करते हैं हम जॉन ऑस्टिन की, क्या
कि जॉन ऑस्टिन प्रथम विद्वान है जिसने वैज्ञानिक ढंग से कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रस्तुत किया। मतलब जो जॉन ऑस्टिन है वो वास्तविक रूप में प्रथम विद्वान है जिसने वैज्ञानिक ढंग से कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1832 में। बेटा ये नोट करना है आपको, यहाँ पर कितने प्रश्न बन जाते हैं। मतलब जॉन ऑस्टिन ने वास्तविक रूप में प्रथम बार कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, बिल्कुल व्यवस्थित रूप में और क्रमबद्ध रूप में। तो आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि उस प्रथम विद्वान का नाम बताइए जिसने वैज्ञानिक ढंग से कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो आपका आंसर होगा जॉन ऑस्टिन। किस पुस्तक में? ये पुस्तक भी आप नोट करेंगे, द लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रस्तुत किया। यहाँ पर 2-3 प्रश्न बन रहे हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद में जो जॉन ऑस्टिन है वो वास्तविक रूप में एक प्रसिद्ध कानून वेत्ता थे। क्या थे बेटा? ये एक प्रसिद्ध कानून वेत्ता थे। अब इसके बाद में आता है जॉन ऑस्टिन यहां बता रहे हैं कि आखिर वास्तविक रूप में कानून होता क्या है। तो ये इन्होंने आंसर दिया इसका। ऑस्टिन के अनुसार कानून एक ऐसा आदेश है जो किसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा उस शक्ति के अधीन लोगों पर लागू होता है। अब देखिए बेटा, यहां पर ऑस्टिन कह रहे हैं कि कानून एक ऐसा आदेश है जो किसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा उस शक्ति के अधीन लोगों पर लागू होता है। मतलब कानून एक आदेश है जो कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा, एक संस्था के द्वारा दिया जाएगा, और जिसके द्वारा यह आदेश दिया जा रहा है तो जो किसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा उस शक्ति के अधीन लोगों पर लागू होता है। मतलब एक व्यक्ति के द्वारा, एक संस्था के द्वारा जो आदेश दिया जाता है तो उसके अधीन लोगों के ऊपर यह लागू होगा। तो वास्तविक रूप में कानून एक आदेश है, ठीक है बेटा। इसके बाद में जॉन ऑस्टिन यहां पर फिर कह रहे हैं कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। यह एग्जाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। निम्न में से ये वाक्य किसने कहा था? किसने कहा है? जॉन ऑस्टिन ने कहा है बेटा, नोट करेंगे। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। अब उच्चतर एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है। मूल बात यहां पर यह है कि आदेश दिया जाएगा, चाहे व्यक्ति के द्वारा दिया जाए चाहे संस्था के द्वारा दिया जाए, ठीक है बेटा। इसके बाद में यहां अगली जो बात आती है बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जॉन ऑस्टिन है जिन्होंने की वास्तविक रूप में कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है, जॉन ऑस्टिन के ऊपर थॉमस हॉब्स जो कि एक समझौतावादी विचारक है, जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है लेवियाथन, इनकी पुस्तक का नाम है। हॉब्स की पुस्तक का, हॉब्स के ऊपर मैंने अलग से लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पश्चिमी राजनीतिक विचार के अंतर्गत हॉब्स तथा बेंथम जो कि उपयुक्तवाद के जनक कहलाते हैं, उपयुक्तवाद के जनक है। बेंथम के ऊपर भी मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पश्चिमी राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत। तो बेटा ऑस्टिन पर हॉब्स तथा बेंथम के विचारों का प्रभाव पड़ा था, ये बात आपको ध्यान में रखनी। क्योंकि वास्तविक रूप में जो हॉब्स है, हॉब्स ने भी एक प्रकार से निरंकुश प्रभुसत्ता की बात की है, परंतु हाँ हॉब्स प्रभुसत्ता के ऊपर थोड़ा नियंत्रण लगा देते हैं। क्या नियंत्रण लगा देते हैं? कि भाई किसी भी रूप में व्यक्ति की जो जीवन है उस जीवन को छेड़ा नहीं जा सकता है। व्यक्ति की जीवन की सुरक्षा की गारंटी है राज्य की, इसलिए वास्तविक रूप में यहाँ पर व्यक्ति अपने जीवन की रक्षा के लिए राज्य के द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन तक कर सकते हैं। हॉब्स ने ये बात की, इसलिए हॉब्स के बारे में कहा जाता है कि हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है, क्योंकि हॉब्स ने स्पष्ट रूप में कहा है कि यदि मान लीजिएगा दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध की शुरुआत हो जाती है और वहां पर जो सेना होती है और सेना को ऐसा लगता है कि भाई अब हमारी जो है यहाँ पर जीवन सुरक्षित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सेना से भाग सकता है। तो आज कोई भी सरकारी छूट नहीं दे सकती, जबकि हॉब्स ने छूट दी थी, इसलिए हॉब्स व्यक्तिवादी में सबसे बड़ा व्यक्तिवादी है। जेरेमी बेंथम जो कि उपयोगितावादी है, जिसका कि सूत्र है, क्या सूत्र है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अर्थात सरकार के द्वारा ऐसी नीति बनाई जाए जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति हो। तो हॉब्स और बेंथम का प्रभाव जॉन ऑस्टिन के ऊपर पड़ा है, ये बात आपको नोट करनी है। इसके बाद में यहाँ प्रभुसत्ता है क्या चीज, इसका जॉन ऑस्टिन अर्थ बता रहे हैं कि प्रभुसत्ता वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसके आदेशों का पालन राज्य के अन्य सभी लोग करते हैं, राज्य में संप्रभु है, उसकी यह सर्वोच्च शक्ति ही प्रभुसत्ता है। बेटा नोट करेंगे यहाँ पर, मतलब प्रभुसत्ता की व्याख्या कर रहे हैं कि आखिर प्रभुसत्ता होती क्या है। कौन? जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं प्रभुसत्ता वह सर्वोच्च व्यक्ति, बेटा ध्यान देंगे, वह सर्वोच्च व्यक्ति
जिसके आदेशों का पालन राज्य के अन्य सभी लोग करते हैं। राज्य में संप्रभु है, उसकी यह सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। मतलब वास्तविक रूप में वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसके आदेशों का पालन राज्य के अन्य सभी लोग करते हैं और राज्य में संप्रभु है, उसकी यह सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। उसके आदेशों का सबको पालन करना पड़ेगा, उसको कोई चैलेंज चुनौती नहीं दे सकता। उसके बाद में पुनः जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं कि उस निश्चित सर्वोच्च शक्ति या व्यक्ति, उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति पर समाज की दूसरे व्यक्ति निर्भर होते हैं। उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति के प्रति दूसरी व्यक्तियों की स्थिति अधीनता तथा निर्भरता वाली होती है। अब देखो, ध्यान देंगे यहां पर भी वास्तविक रूप में शक्ति की बात की जा रही है। ऑस्टिन कह रहे हैं कि उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति पर, देखो फिर से बोल रहा हूं, उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति पर जिसको कि आदेश देने का अधिकार होता है, उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति पर समाज के दूसरे व्यक्ति निर्भर होते हैं। जो आदेश देता है उसके ऊपर दूसरे व्यक्ति निर्भर होते हैं। उस निश्चित सर्वोच्च व्यक्ति के प्रति दूसरी व्यक्तियों की स्थिति अधीनता तथा निर्भरता वाली होती है। मतलब जिस व्यक्ति के द्वारा आदेश दिए जाते हैं, दूसरे व्यक्ति उनके आदेशों का पालन करते हैं और दूसरे व्यक्ति वास्तविक रूप में उसकी स्थिति जो होती है उसके अधीन तथा निर्भर होते हैं। मतलब जो आदेश देने वाला व्यक्ति होता है उसके अधीन होते हैं और उसके ऊपर निर्भर होते हैं। यही प्रभु सत्ता कहलाती। जॉन ऑस्टिन कह रहे, जॉन ऑस्टिन पुनः फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार का कानून प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति या संस्था द्वारा ही स्वतंत्र राजनीतिक समाज के किसी सदस्य या सदस्यों पर लागू करने के लिए बनाया जाता है और उस समाज में वही व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च होती है। बेटा बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट करना है। ये डेफिनेशन आपको जरूर नोट करने की जॉन ऑस्टिन प्रभु सत्ता का क्या अर्थ बता रहे। जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रकार का कानून, कोई भी कानून हो, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, मतलब प्रत्येक प्रकार का कानून चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में, प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति या संस्था द्वारा ही स्वतंत्र राजनीतिक समाज के किसी सदस्य या सदस्यों पर लागू करने के लिए बनाया जाता है और उस समाज में वही व्यक्ति या संस्था सर्वोच्च होती है। मतलब व्यक्ति के द्वारा या संस्था के द्वारा जो आदेश दिया जाता है उस आदेश का पालन जो व्यक्ति या संस्था दे रहे हैं उसका पालन वास्तविक रूप में किया ही जाएगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में यह प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति या संस्था द्वारा ही स्वतंत्र राजनीतिक समाज के किसी सदस्य या सदस्यों पर लागू करने के लिए बनाया जाता है। तो जो व्यक्ति या संस्था आदेश दे रहे हैं उनका पालन निश्चित रूप में करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया जाएगा तो फिर वो दंड के भागी होंगे, उनको दंड दिया जाएगा। ये जॉन ऑस्टिन का कहना है। इसलिए यहाँ पर जॉन ऑस्टिन ने जो प्रभु सत्ता और कानून की व्याख्या की है, इसके आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि जॉन ऑस्टिन वास्तविक रूप में कानूनी प्रभु सत्ता की बात करते हैं। अर्थात इन्होंने कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनका कहना यह है कि वास्तविक रूप में राज्य ही कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है और राज्य में जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होती है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो आदेश ही सर्वोच्च होते हैं। उन आदेशों का पालन करना ही पड़ेगा। अन्य जो व्यक्ति होते हैं उसके अधीन होते हैं और यदि इन कानूनों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में दंड की व्यवस्था की जाती है, उनको दंड दिया जाता है। तो ये एक सामान्य सी व्याख्या होगी प्रभु सत्ता की, कानून की। पुनः मैं कह रहा हूं कि जो जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, इसमें ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि जॉन ऑस्टिन प्रथम विद्वान है जिसने वैज्ञानिक ढंग से कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है। मतलब जॉन ऑस्टिन ने वास्तविक रूप में कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति और संस्था के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वही एक प्रकार से राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। चलिए अब जॉन ऑस्टिन का जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत, इसकी विशेषताएं देखते हैं। यहाँ पर विशेषताएं, यहाँ जो हमने जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन परिभाषा दी है प्रभु सत्ता की, इसके आधार पर ही प्रभु सत्ता की जो है यहाँ विशेषताएं निकल जाएगी जॉन ऑस्टिन की। पहली विशेषता है प्रभु सत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। ध्यान देंगे बेटा, जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं इसकी पहली विशेषता निकलती है कि प्रभु सत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। अर्थात वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता राज्य के प्राण है, प्रभु सत्ता राज्य की आत्मा है। भाई अगर वास्तविक रूप में राज्य निर्माण के 4 तत्वों में प्रभु सत्ता नहीं है तो फिर उसको राज्य नहीं कह सकते, उसको अधिक से अधिक राष्ट्र कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, समुदाय कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, राष्ट्रीयता कह सकते हैं, लेकिन उसको राज्य नहीं कह सकते। क्योंकि राज्य के लिए जरूरी है कि उसके पास प्रभु सत्ता हो, क्योंकि जब तक प्रभु सत्ता नहीं होगी तब तक हम उसको राज्य नहीं कह सकते। इसलिए प्रभु सत्ता राज्य का एक आवश्यक तत्व है। मतलब प्रभु सत्ता राज्य का प्राण है, प्रभु सत्ता राज्य की आत्मा है। बिना प्रभु सत्ता के राज्य अस्तित्व में नहीं हो सकता। अन्य समुदाय संगठन, जैसे मैंने यहाँ नोट भी किया ना
कि समुदाय, संगठन, देश, राष्ट्र, राष्ट्रीयता का अस्तित्व हो सकता है लेकिन राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है प्रभु सत्ता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूहों में निहित होती है। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जॉन ऑस्टिन का जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, जो कि उन्होंने कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है, दूसरी विशेषता बनती है प्रभु सत्ता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। मतलब वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन का कहना है कि जो प्रभु सत्ता होती है वह निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। निश्चित व्यक्ति या समूह में निहित होती है। ये किसी ईश्वरीय इच्छा में या सामान्य इच्छा में या जनमत में या प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती। मतलब जॉन ऑस्टिन का कहना है, जैसे कि जॉन ऑस्टिन से पहले बहुत से विचारकों के द्वारा, जैसे कि जीन जैक्स रूसो ने सामान्य इच्छा की बात की है, ठीक है, और उसके बाद मध्य युग में हम देखते हैं तो ईश्वरीय इच्छा की बात की गई है, जैसा कि संत थॉमस एक्विनास ने जो है चर्च को या पोप को ही सर्वोच्च स्थान दिया था, और मैं ये कहूंगा कि सत्ता का जो अंतिम स्रोत माना था, ईश्वर को ही माना था। तो मध्य युग में भी ईश्वरीय इच्छा को माना जा रहा था। तो ईश्वरीय इच्छा, सामान्य इच्छा, जनमत या फिर जो है प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती। मतलब जॉन ऑस्टिन का कहना है कि जो प्रभु सत्ता होती है या जो ये राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है, वो राज्य की सर्वोच्च शक्ति ईश्वरीय इच्छा, सामान्य इच्छा, जनमत या प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती है, बल्कि वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता तो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है, जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष में, संस्था विशेष में निहित होती है। जैसे आज की बात करते हैं हम, तो जैसे प्रधानमंत्री में निहित हो सकती है, संसद में निहित हो सकती है, न्यायालय में निहित हो सकती है। यहाँ पर ये बात कही जा रही है। मतलब जॉन ऑस्टिन ईश्वरीय इच्छा, साधारण सामान्य इच्छा, जनमत और प्राकृतिक कानून में प्रभु सत्ता निवास नहीं करती है, इसका विरोध कर इनका कहना है कि प्रभु सत्ता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में ही निहित होती है, क्योंकि कानूनी प्रभु सत्ता की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि वास्तविक रूप में व्यक्ति और संस्था के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो आदेशी प्रभु सत्ता होते हैं। तीसरी विशेषता है बेटा इसकी, प्रभु सत्ता निरंकुश व असीमित होती है। जॉन ऑस्टिन का कहना है कि जो प्रभु सत्ता होती है वो वास्तविक रूप में निरंकुश और असीमित होती है, अर्थात किसी के प्रति वास्तविक रूप में उत्तरदायी नहीं होती है। और जो प्रभु सत्ता होती है वह आंतरिक रूप में और बाहरी रूप में, आंतरिक रूप में सर्वोच्च होती है और बाहरी रूप में स्वतंत्र होती है। आंतरिक रूप में सर्वोच्च इसलिए होती है कि सभी समुदाय और संगठन इसके अधीन होते हैं। बाहरी रूप में स्वतंत्र इसलिए होती है कि अपनी विदेश नीति तय करते समय वास्तविक रूप में किसी भी राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होता है। इसलिए जो प्रभु सत्ता होती है निरंकुश व असीमित होती है, क्योंकि सभी समुदाय और संगठनों को वास्तविक रूप में व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उन आदेशों का पालन करना ही पड़ता है, और पालन नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको दंड दिया जाता है। इसलिए प्रभु सत्ता निरंकुश व असीमित होती है। ये बात कौन कह रहे हैं? जॉन ऑस्टिन। चौथी विशेषता है प्रभु सत्ता कानून से उच्च। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर, वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता होती है कानून से भी उच्च होती है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता है वो कानून से उच्च इसलिए है, कानून से उच्च इसलिए क्योंकि सभी कानूनों का जो स्रोत होता है वह राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही होती है, प्रभु सत्ता ही होती है। इसलिए जो प्रभु सत्ता है कानून से भी उच्च है। मतलब प्रभु सत्ता कानून से भी उच्च है। स्वयं प्रभु सत्ता किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के द्वारा जो आदेश दिया जाता है वही प्रभु सत्ता होती है। इसलिए यहां पर जो प्रभु सत्ता होती है कानून से भी उच्च होती है। क्या? प्रभु सत्ता कानून से भी उच्च होती है। यह बिंदु आपको नोट करना है। पांचवा, अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत। बेटा ध्यान देंगे, जॉन ऑस्टिन के प्रभु सत्ता के सिद्धांत की जो पांचवी विशेषता निकलती है वह निकलती है अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत। अर्थात वास्तविक रूप में अधिकांश लोग प्रभु सत्ता के आदेशों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उन आदेशों का पालन करने की उनको आदत पड़ जाती है, और वो इसलिए भी उन आदेशों का पालन करते हैं कि यदि हम इन आदेशों का उल्लंघन करेंगे तो फिर हमको जो है दंड भोगना पड़ेगा, हमें दंडित किया जाएगा। इसलिए अधिकांश लोगों द्वारा प्रभु सत्ता के द्वारा या किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं या जो कानूनी प्रभु सत्ता होती है या राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, या यहां मैं ये कहूंगा कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं या राज्य ही कानूनों का सर्वोच्च प्रतिपादक होता है या राज्य के द्वारा ही कानून सर्वोच्च रूप में बनाए जाते हैं या राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था है जो कानून बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकांश लोगों द्वारा आज्ञा पालन की आदत पड़ जाती है। अधिकांश लोग कानूनों का यहाँ पर क्या करते हैं? पालन करते हैं।
और छठी विशेषता प्रभु सत्ता अविभाज्य है। बेटा ध्यान देंगे, छठी जो विशेषता होती है वो आती है कि प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है। जॉन ऑस्टिन का कहना है कि वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता होती है, अविभाज्य होती है, इसका विभाजन बंटवारा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता होती है वो किसे कहते हैं कि राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो प्रभु सत्ता होती है। और जब प्रभु सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में वो प्रभु सत्ता नहीं हो सकती है, क्योंकि उससे ऊपर फिर कोई और सत्ता होगी। तो यहाँ पर तो प्रभु सत्ता उसको कहा जाता है जो सर्वोच्च शक्ति होती है, और सर्वोच्च शक्ति होती है तो इससे ऊपर और कोई नहीं हो सकता, और इससे ऊपर कोई और नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है अविभाज्य होती है, उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है। क्या होती है? अविभाज्य होती है, इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद में जॉन ऑस्टिन के प्रभु सत्ता सिद्धांत की आलोचना लेते हैं। आलोचना बहुत महत्वपूर्ण है, 8 बिंदुओं के माध्यम से मैं संपूर्ण बातें समझाऊंगा। एग्जाम में बहुत बातें पूछी जाती है, विद्यार्थी गलती करते हैं, ध्यान देंगे। जॉन ऑस्टिन ने जो ये कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है, इस कानूनी प्रभु सत्ता के सिद्धांत में बहुत सी कमियां हैं, तो इन कमियों की तरफ भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देंगे कि जॉन ऑस्टिन का जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, या जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, इसको कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत भी कहते हैं, इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा कमियां हैं। और यहाँ इस सिद्धांत में जो कमी बताने वाले विद्वान है, पहले उनके नाम लिखेंगे। एक तो है हेनरी मेन, दूसरा है सिजविक, तीसरा है क्लार्क और तीसरा है लास्की आदि। ये 4 महत्वपूर्ण है, हेनरी मेन, सिजविक, क्लार्क और लास्की, H.J. लास्की, जोसेफ लास्की जो कि बहुलवाद के समर्थक है। ठीक है बेटा, तो ये 4 विद्वान इसकी भरसक आलोचना करते हैं। मतलब मैं कहूंगा कि कठोर से कठोर इसमें बुराई करते हैं, इसकी त्रुटियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं कि भाई जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत में बहुत ज्यादा कमियां है। 8 कमियां बताऊंगा आपको। पहली कमी है, प्रभु सत्ता सदैव निश्चित नहीं होती है। वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन का कहना है कि प्रभु सत्ता निश्चित होती है। जैसे यहाँ पर आप लिखें ना, दूसरा, प्रभु सत्ता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है। मतलब जॉन ऑस्टिन का कहना है कि प्रभु सत्ता निश्चित व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह में निहित होती है, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि भाई ईश्वरीय इच्छा, सामान्य इच्छा, जनमत और प्राकृतिक कानून में निवास नहीं करती है। लेकिन आलोचक कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता सदैव निश्चित नहीं होती है। नहीं, प्रभु सत्ता सदैव निश्चित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका जवाब हेनरी मेन दे रहे हैं कि एक ही समय पर कई व्यक्तियों में प्रभु सत्ता का वास होता है। अर्थात एक ही समय पर कई व्यक्तियों के द्वारा, कई संस्थाओं के द्वारा वास्तविक रूप में राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसका प्रयोग किया जाता है, प्रभु सत्ता का प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रभु सत्ता सदैव निश्चित नहीं होती है। यह आप किसी भी राष्ट्र राज्य के अंतर्गत देख सकते हैं। प्रभु सत्ता सदैव निश्चित नहीं होती कि एक ही व्यक्ति में या एक ही व्यक्ति समूह में निहित होगी। वास्तविक रूप में प्रभु सत्ता का या राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग अनेकों व्यक्तियों के द्वारा, अनेकों संस्थाओं के द्वारा, अनेकों संरचनाओं के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसलिए प्रभु सत्ता सदैव निश्चित नहीं हो सकती है। ये बात सबसे ज्यादा हेनरी मेन ने कही है। सर हेनरी मेन कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता एक ही समय पर कई व्यक्तियों में विभाजित होती है या कई व्यक्तियों और संस्थाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी आलोचना है, यह सिद्धांत अमूर्त अधिक है। बेटा ध्यान नहीं, जॉन ऑस्टिन का जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, सिद्धांत बहुत ज्यादा अमूर्त है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि जो प्रभु सत्ता होती है वह वास्तविक रूप में केवल कानूनी प्रभु सत्ता ही होती है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वही प्रभु सत्ता होती है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। आलोचकों का कहना है कि यह सिद्धांत अमूर्त अधिक है। ये मूर्त नहीं है बल्कि अमूर्त अधिक है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि जॉन ऑस्टिन का प्रभु सत्ता का सिद्धांत कहता है कि नैतिक नियम जनमत का भी जो है महत्व नहीं होता है, जबकि सच्चाई ये है कि वास्तविक रूप में नैतिक नियम और जनमत का भी महत्व होता है। मतलब जो ये कानूनी प्रभु सत्ता होती है वह किसी न किसी रूप में नैतिक नियम और जनमत से प्रभावित होती है। आप बताइएगा, नैतिक नियम और जनमत से कोई भी व्यक्ति विशेष, संस्था विशेष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, तो क्या वो जनमत से प्रभावित नहीं होते हैं? क्या वो नैतिक नियमों से प्रभावित नहीं होते? क्या वो नैतिक नियमों के विरुद्ध आदेश दे सकते हैं? क्या वो जनमत के विरुद्ध आदेश दे सकते हैं? जी नहीं, हरगिज नहीं दे सकते। इसलिए वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन जो प्रभु सत्ता का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बिल्कुल अमूर्त अधिक है। क्यों? क्योंकि इसने नैतिक नियम और जनमत की उपेक्षा कर दी है, जबकि सच्चाई ये है कि नैतिक नियम और जनमत से भी जो है ये कानूनी प्रभु सत्ता होती है वो प्रभावित होती है। चलिए बेटा, तीसरी आलोचना है, यह है लोकप्रिय प्रभु सत्ता की उपेक्षा करता है। बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर,
मतलब जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत या कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत, ये मैंने नोट भी किया, कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता की उपेक्षा करता है। लोकप्रिय जनप्रिय प्रभुसत्ता की उपेक्षा करता है। कैसे? क्योंकि इसके अंतर्गत वास्तविक रूप में लोगों की इच्छा ईश्वर की आवाज होती है, जबकि जॉन ऑस्टिन का कहना है कि वास्तविक रूप में किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वो आदेश ही प्रभुसत्ता होते हैं। और आलोचकों का कहना है कि बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वास्तव में लोगों की इच्छा ईश्वर की आवाज होती है, और जो जनमत की आवाज होती है, लोगों की जो इच्छा होती है, वो वास्तव में ईश्वर की आवाज होती है। और लोगों की या जनमत की इच्छा को दबा नहीं जा सकता। जनमत की इच्छा को वास्तविक रूप में मानना ही पड़ता है, चाहे फिर वह प्रभुसत्ता का कोई भी रूप क्यों ना हो। इसलिए मैंने यहां आपको बताया भी था कि वास्तविक रूप में जो कानूनी प्रभुसत्ता होती है वह राजनीतिक प्रभुसत्ता से प्रभावित होती है और लोकप्रिय प्रभुसत्ता से प्रभावित होती है। इसलिए ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता की उपेक्षा करता है। कौन? जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत। आप नोट करेंगे, लोगों की इच्छा ईश्वर की आवाज होती है, इसलिए जनमत की इच्छा का विरोध जो है कानूनी प्रभुसत्ता के द्वारा नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिएगा कोई संस्था है या जो है कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, तो इन संरचनाओं के द्वारा भी जनमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गार्नर ने कहा यहाँ जॉन ऑस्टिन का सिद्धांत लोकप्रिय प्रभुसत्ता के आज के विचार के बिल्कुल विपरीत है। मतलब जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत है वह लोकप्रिय प्रभुसत्ता के आज के विचार के बिल्कुल विपरीत। क्यों? क्योंकि आज वास्तविक रूप में लोकतांत्रिक युग है। आज राजतंत्रीय शासन प्रणाली का लोकतंत्रीकरण होता जा रहा है, और लोकतंत्री युग में वास्तविक रूप में जनमत की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जनमत की इज्जत करनी पड़ेगी, जनमत के अनुकूल ही कानून बनाने पड़ेंगे। फिर चाहे एक व्यक्ति विशेष के द्वारा आदेश दिया जाए या संस्था विशेष के द्वारा कानून बनाया जाए, जनमत के विरुद्ध कोई भी आदेश या कानून नहीं बनाया जा सकता। इसलिए वास्तविक रूप में यह लोकप्रिय प्रभुसत्ता की उपेक्षा करता है। कौन? जॉन ऑस्टिन का कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत। ठीक है बेटा। चौथी आलोचना है, इसमें जनमत तथा राजनीतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। ध्यान देंगे आप, जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत है इसमें जनमत तथा राजनीतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन ने तो स्पष्ट रूप में कह दिया है। क्या कह दिया है? यह मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया है कि कानून एक ऐसा आदेश है जो किसी सर्वोच्च शक्ति द्वारा उस शक्ति के अधीन लोगों पर लागू होता है। एक तो ये बात होगी। फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह सर्वोच्च व्यक्ति जिसके आदेशों का पालन राज्य के अन्य सभी लोग करते हैं, राज्य में संप्रभु, उसकी यह सर्वोच्च शक्ति ही प्रभुसत्ता है। लेकिन इसमें जनमत तथा राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर के लिए कोई स्थान नहीं है। ऑस्टिन कह रहे हैं कि ऑस्टिन जनमत की शक्ति की उपेक्षा करता है। मतलब जॉन ऑस्टिन ने जनमत की बिल्कुल उपेक्षा कर दी है। जॉन ऑस्टिन ने तो सिर्फ इतना कहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, संस्था विशेष के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं वही प्रभुसत्ता होती है, वही कानून की या जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है। जबकि सच्चाई है कि भाई कानूनी प्रभुसत्ता भी किसी न किसी रूप में राजनीतिक प्रभुसत्ता, राजनीतिक शक्ति से प्रभावित होती है। पॉलिटिकल पावर राजनीतिक शक्ति की उपेक्षा कानूनी प्रभुसत्ता नहीं कर सकती। राजनीतिक प्रभुसत्ता की उपेक्षा कानूनी प्रभुसत्ता नहीं कर सकती। या निर्वाचक मंडल राजनीतिक दल है, ये पॉलिटिकल पावर में आते हैं, तो राजनीतिक शक्ति से कानूनी प्रभुसत्ता प्रभावित होती है। इसलिए बेटा इसमें जनमत तथा राजनीतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं। मतलब जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत है इसमें जनमत तथा राजनीतिक शक्ति को कोई स्थान नहीं दिया गया। जबकि सच्चाई है कि कानूनी प्रभुसत्ता वास्तविक रूप में जनमत तथा राजनीतिक शक्ति से प्रभावित होता है। तो नोट करेंगे, ऑस्टिन ने कहा है ऑस्टिन जनमत की शक्ति की उपेक्षा करता है। ठीक है बेटा, आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि ऑस्टिन जनमत की शक्ति की उपेक्षा करते हैं। पांचवा है कानून संबंधी विचार गलत। बेटा ध्यान देंगे, जॉन ऑस्टिन वास्तविक रूप में जो कानून की बात करते हैं कि जो प्रभुसत्ता होती है वह वास्तविक रूप में, यहां मैंने लिखा भी है, प्रभुसत्ता कानून से उच्च होती है। मतलब सभी कानूनों का स्रोत प्रभुसत्ता होती है। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि कानून संबंधी विचार इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सभी कानूनों का स्रोत केवल प्रभुसत्ता ही नहीं होती है। हेनरी मैन का कहना है कि वास्तविक रूप में कानून, यहां लिखेंगे आप, हेनरी मैन कानून का स्रोत रीति रिवाज बताते हैं। मतलब हेनरी मैन
कानून का स्रोत रीति रिवाज को भी बताते, प्रथाओं को भी बताते, परंपराओं को भी बताते, जबकि जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत वास्तविक रूप में कानून का स्रोत केवल प्रभुसत्ता को ही मानता है। इसलिए कानून संबंधी विचार भी जॉन ऑस्टिन के बिल्कुल गलत है। जैसा कि यहाँ पर वास्तविक रूप में इन्होंने कहा है क्या कि आलोचक कह रहे हैं कि पालन उपयोगिता के आधार पर किया जाता है तथा उचित मानने की भावना के आधार पर कानून का पालन किया जाता है। मतलब यहाँ वास्तविक रूप में देखो, कानून का जो पालन किया जाता है वो कानून की उपयोगिता है इसलिए किया जाता है, दबाव में आकर नहीं किया जाता है, तथा उचित मानने की भावना, मतलब इनकी कानून को उचित मानने की जो भावना होती है उस भावना के आधार पर कानून का पालन किया जाता है। और यदि कानून जनमत के विपरीत है, जनता की इच्छा के अनुसार कानून नहीं बनाए गए, तो ऐसी स्थिति में कानूनों का पालन जनता के द्वारा नहीं किया जाएगा। इसलिए कानून संबंधी विचार भी गलत हैं। और छठा है बेटा इसकी आलोचना, प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं। मतलब वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन ने जो अपना कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत दिया है उसमें प्रभु सत्ता को बिल्कुल निरंकुश माना है। यहाँ में लिखा भी प्रभु सत्ता निरंकुश और असीमित होती है। मतलब प्रभु सत्ता के ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा, प्रभु सत्ता किसी से बाध्य नहीं होगी। प्रभु सत्ता आंतरिक और बाहरी रूप में पूर्ण रूप में निरंकुश होगी, असीमित होगी। आंतरिक रूप में राज्य क्षेत्र में सर्वोच्च होगी, बाहरी रूप में स्वतंत्र होगी। आंतरिक रूप में सर्वोच्च इसलिए होगी कि आंतरिक रूप में सभी समुदाय संगठन राज्य के अधीन होंगे। बाहरी रूप में स्वतंत्र इसलिए होगी कि विदेश नीति तय करते समय किसी भी राष्ट्र राज्य के अधीन नहीं होगा। लेकिन भाई वास्तविक रूप में देखा जाए तो प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वास्तविक रूप में जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति होती है जिसे प्रभु सत्ता कहा जा सकता है, तो राज्य की जो प्रभु सत्ता है, या यहां आप देखेंगे राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता है, तो डेफिनेटली जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रभु सत्ता है, तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति वो निरंकुश नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि राज्य की सर्वोच्च शक्ति के ऊपर या प्रभु सत्ता के ऊपर प्राकृतिक नियम, नैतिक नियम, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संवैधानिक नियमों का प्रतिबंध होता है। अर्थात वास्तविक रूप में किसी भी देश के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कोई भी ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता, कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो प्राकृतिक नियम के विपरीत हो, नैतिक नियम के विपरीत हो, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हो और संवैधानिक नियम के विपरीत हो। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर मान लीजिएगा संवैधानिक नियम के विपरीत कोई कानून बनाया जाता है तो ज्यादातर देशों के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की जाती है। न्यायपालिका वास्तविक रूप में संविधान के विपरीत जब कानून बनाया जाता है तो ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत यदि कोई कानून बनाया जाता है तो फिर वह राष्ट्र राज्य विश्व जनमत की निगाह में गिर जाएगा। नैतिक नियमों के विपरीत बनाता है तो जनमत की निगाहों में गिर जाएगा, और प्राकृतिक नियमों के विपरीत कानून बनाता है तो जनमत की निगाहों में गिर जाएगा। इसलिए कोई भी राष्ट्र राज्य वास्तविक रूप में ऐसा कोई आदेश या कानून नहीं बना सकता जिससे कि जनमत की निगाहों में गिरना चाहिए। इसलिए प्रभु सत्ता निरंकुश नहीं होती है। और सातवां, प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जॉन ऑस्टिन का कहना है कि प्रभु सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर इन विशेषताओं के अंतर्गत भी आया है कि प्रभु सत्ता क्या होती है? अविभाज्य होती है। छठी विशेषता है प्रभु सत्ता अविभाज्य होती है। जबकि यहाँ पर आलोचक कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है। किसने कहा कि प्रभु सत्ता का विभाजन नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है? आलोचक कह रहे हैं कि प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है। कैसे? जैसे संघवादियों ने स्पष्ट रूप में कहा। संघवादियों का मतलब क्या है? देखो, वास्तविक रूप में शक्ति विभाजन के आधार पर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन के आधार पर दो प्रकार के मॉडल उभरकर सामने आते हैं, एकात्मक और संघात्मक। परिसंघात्मक भी होता है वैसे, और मुख्यतः हम दो की बात करें, एकात्मक और संघात्मक। एकात्मक शासन प्रणाली किसको कहते हैं? जब किसी भी देश के अंतर्गत संविधान के द्वारा सीधा ही एक अकेली केंद्रीय सरकार को सारी शक्तियां सुपुर्द कर दी जाती हैं तो उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। एक अलग बात है कि केंद्र स्थानीय सरकार को कुछ शक्तियां सुपुर्द कर सकती है, लेकिन स्थानीय सरकारी शक्तियां वापस भी छीन सकती है। संघात्मक शासन प्रणाली किसको कहते हैं? संघात्मक शासन प्रणाली उसे कहते हैं जब किसी देश के संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य केंद्र और राज्यों के मध्य सीधा ही शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है, तो इसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्य में शक्ति का बंटवारा कर दिया जाता है। जैसे भारत के अंतर्गत संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर जो है संघ की इकाइयां हैं, जो प्रांत है, राज्य है, वो कानून बनाएंगे। तो संविधान ने शक्ति का बंटवारा कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर संघवादियों का कहना है कि भाई प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है और केंद्र राज्य में प्रभु सत्ता का विभाजन किया भी गया है। भारत की बात करें तो संघ सूची के विषय के ऊपर केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर केवल प्रांतीय सरकारें हैं। संघ की जो इकाइयां होती है जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश
जो प्रांत होते हैं ये कानून बनाएंगे राज्य सूची के विषय के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर प्रभु सत्ता विभाजित हो रही है। ठीक इसी प्रकार से सरकार के अंगों में भी जो है यहाँ प्रभु सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। जैसे सरकार की 3 अंग होती है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाते, कार्यपालिका कानून को लागू करते, न्यायपालिका कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। तो यहाँ पर प्रभु सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। इसलिए वास्तविक रूप में आलोचकों का कहना है कि प्रभु सत्ता का विभाजन हो सकता है। किसने कहा प्रभु सत्ता का बंटवारा नहीं होता है? और वैसे भी देखा जाए तो प्रभु सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में निहित नहीं होती है। प्रभु सत्ता तो व्यवस्थापिका में होती है, कार्यपालिका में होती है, न्यायपालिका में होती है, राजनीतिक दल में होती है, दबाव समूह में होती है और जनमत में भी होती है, नैतिक नियमों में होती है, प्राकृतिक नियमों में होती है, संवैधानिक नियमों में होती है। तो डेफिनेटली जो प्रभु सत्ता होती है विभाजित होती है, किसी एक व्यक्ति विशेष संस्था विशेष में इसका वास नहीं होता है। यस। 8 है बहुलवादियों द्वारा आलोचना। अब देखेंगे बेटा, यहां ध्यान देंगे प्रभु सत्ता के 2 दृष्टिकोण, एकत्ववादी और दूसरा अनेकवादी या बहुलवादी। तो बहुलवादियों के द्वारा भी इसकी कटु आलोचना की गई है और बहुलवादी में सबसे जो महत्वपूर्ण विचारक वो आते हैं एच.जे. लास्की, हैरल्ड जोसेफ लास्की, जिनकी किताब का महत्वपूर्ण जो किताब है इसकी उसका नाम है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का व्याकरण। राजनीति का व्याकरण। बहुलवादियों में विशेषकर जो आलोचना की गई बहुलवादियों द्वारा आलोचना तो लास्की के द्वारा की गई है। लास्की क्या कह रहे हैं यहाँ पर? लास्की कह रहे हैं कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय है। मतलब बहुलवादियों का कहना है कि राज्य अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय है, राज्य ही सब कुछ नहीं है। मतलब राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता नहीं है, राज्य सब कुछ नहीं है। समाज के अंतर्गत अन्य जो समुदाय होते हैं वो समुदाय भी वास्तविक रूप में राज्य की तरह के ही समुदाय होते हैं। इसलिए यहां नोट किया, राज्य अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय। मतलब राज्य भी अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय है, राज्य ही अपने आप में सब कुछ नहीं है। बहुलवादियों का कहना है कि भाई समाज में अनेकों समुदाय होते हैं, उन सभी समुदायों का अपना अपना योगदान होता है और राज्य भी वास्तविक रूप में देखा जाए तो अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय है। राज्य को ही सब कुछ नहीं मानना चाहिए। इनका कहना है कि सभी समुदायों में वास्तविक रूप में शक्ति, सत्ता, प्रभु सत्ता विभाजित होती है, राज्यों को सब कुछ नहीं माना जा सकता। किसने कही ये बात? बहुलवादियों ने। इसलिए बहुलवादियों के द्वारा भी जो है जॉन ऑस्टिन के प्रभु सत्ता के सिद्धांत की आलोचना की गई है कि भाई जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है, राज्य को सब कुछ मान रहे हैं। जब बहुलवादी कह रहे हैं कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक साधारण समुदाय है, मतलब समाज में अनेकों समुदाय होते हैं, तो जो अनेकों समुदाय होते हैं वास्तव में राज्य भी उन समुदायों की तरह ही एक साधारण समुदाय है, ये बात ये कह रहे हैं। इसके बाद मैंने कोष्टक में लिखा है कि सभी समुदायों में विभाजित, अर्थात वास्तविक रूप में बहुलवादियों के द्वारा जो आलोचना की जा रही, बहुलवादी कह रहे हैं कि वास्तव में समाज में जो सभी समुदाय होते हैं उन सभी समुदायों में प्रभु सत्ता विभाजित होती है। सभी समुदायों में प्रभु सत्ता विभाजित होती है। तो आप नोट करेंगे सभी समुदायों में प्रभु सत्ता विभाजित होती है। नोट करें यहाँ पर सभी समुदायों में प्रभु सत्ता विभाजित होती है। इसलिए बहुलवादी प्रभु सत्ता को विभाजित मानते हैं और सभी समुदायों को वास्तविक रूप में राज्य की तरह ही एक समुदाय मानते हैं और राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय मानते हैं। मतलब राज्य को भी अन्य समुदायों की तरह एक साधारण समुदाय मानते हैं, राज्य को कोई सर्वोच्च समुदाय नहीं मानते हैं, इतना ज्यादा सर्वोच्च नहीं मानते हैं जितना कि एकत्ववादी विद्वानों ने माना है या एकत्ववादी दृष्टिकोण ने माना है कि भाई राज्य की सर्वोच्च शक्ति ही प्रभु सत्ता है। यहाँ पर राज्य को सब कुछ माना गया है, जबकि बहुलवादी राज्य को सब कुछ नहीं मान रहे। बहुलवादी कह रहे हैं कि राज्य अन्य समुदाय की तरह एक साधारण समुदाय है। यस बेटा। अब निष्कर्ष रूप में लिखते हैं यहाँ पर निष्कर्ष, व्यवहारिक और व्यापक दृष्टि से इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। मतलब जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभु सत्ता का सिद्धांत है इसके अंतर्गत बेटा व्यवहारिक और व्यापक दृष्टि से बहुत ही कमियां है, बहुत त्रुटियां हैं इसमें, परंतु सैद्धांतिक व कानूनी दृष्टि से इसमें कमी नहीं है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो सैद्धांतिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से जॉन ऑस्टिन के प्रभु सत्ता के सिद्धांत में कोई कमी नहीं है। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से इसमें कमियां हैं, ये बात सत्य है, जिसका एक उत्तर देते हुए गैटन ने कहा है कि यद्यपि इस सिद्धांत के मूल तत्वों पर कई लेखकों ने आक्रमण किया है, तथापि ये तत्व आधुनिक विधि शास्त्र का आधार बने हुए हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, यद्यपि इस सिद्धांत के मूल तत्वों पर कई लेखकों ने आक्रमण किया है,
तथापि ये तत्व आधुनिक विधि शास्त्र का आधार बने हुए। मतलब जॉन ऑस्टिन ने जो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत के जो कुछ तत्व होते हैं वो तत्व आधुनिक विधि शास्त्र के आज भी आधार बने हुए हैं। इसलिए वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन का जो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत है उसका बहुत महत्व है। ये निष्कर्ष रूप में बात हो गई। हाँ, ये बात सत्य है कि व्यवहारिक रूप में इसमें कमियां है, लेकिन वास्तविक रूप में सैद्धांतिक दृष्टि से, कानूनी दृष्टि से देखते हैं तो इसके अंतर्गत कोई कमी ज्यादा दिखाई नहीं देती है। निष्कर्ष में ये बात आप नोट करेंगे और गैटल के शब्दों में ये बात जरूर नोट करेंगे। निष्कर्ष हो गया। अब बेटा इसके ऊपर आपसे किसी भी रूप में जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत या जॉन ऑस्टिन का कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत या कानूनी प्रभुसत्ता के ऊपर आपसे किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अब चाहे इसमें किसी प्रतियोगिता परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए या स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों से किसी भी रूप में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक रूप में जॉन ऑस्टिन ने कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत दिया है। अर्थात वास्तविक रूप में यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि जॉन ऑस्टिन प्रथम विद्वान है जिसने वैज्ञानिक ढंग से कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रस्तुत किया। ये बात आपको नोट करनी है। ये हो गया आपका जॉन ऑस्टिन का प्रभुसत्ता का सिद्धांत या जॉन ऑस्टिन का कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत। तो मुझे पूरा विश्वास है आप जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को इजीली रूप में समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। कल हम बात करेंगे अनेकवादी या बहुलवादी दृष्टिकोण की। काफी इंतजार कर रही है आप भी कि सर प्रभुसत्ता का टॉपिक कितने दिन हो गए चलाते, लेकिन बेटा मैंने आपको पहले कह दिया था कि कोई अवधारणा क्यों ना हो, मैं उस अवधारणा के बारे में सभी बातें आपको समझाऊंगा, टाइम चाहे जितना भी लगे, क्योंकि मेरा मूल लक्ष्य ये है कि मैं राजनीति विज्ञान को समग्र रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। मैं केवल औपचारिकता नहीं निभाना चाहता हूँ, मैं केवल वाहवाही नहीं लूटना चाहता हूँ, मैं तो मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान समझाना चाहता हूं और ये मानते हुए कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। ये बात किसने कही है? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप में ये बात लिखी है। तो प्लीज प्राण से प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है आप जॉन ऑस्टिन के कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत को ठीक से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।